18 जून 2023 की सुबह ठीक 9:30 बजे 5 पैसेंजर्स टाइटन नामी सबमर्सिबल में बैठकर डूबी हुई टाइटैनिक शिप को देखने जाते हैं, जो तकरीबन 112 साल पहले डूबी थी। ये ट्रिप सिर्फ कुछ ही घंटों की थी, लेकिन महंगी भी थी, क्योंकि इस ट्रिप पर सिर्फ एक पैसेंजर का खर्चा 6 करोड़ से भी ज्यादा का था। क्योंकि डूबी हुई टाइटैनिक शिप के रेक्स तकरीबन 3810 मीटर की गहराई में हैं। ये गहराई इतनी ही है, अगर एफिल टावर को एक के ऊपर एक करके 12 दफ़ा बना दिया जाए तो तब भी ये कम होगा। गहरे होने के साथ ये समंदर का वो पॉइंट है जहाँ सिर्फ अंधेरा, पानी का ज़बरदस्त प्रेशर और अजीब क्रिएचर्स होती हैं। इसी तरह 9:30 बजे टाइटन अपना जर्नी शुरू करती है। इसको टाइटैनिक तक पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगना था। सेफ्टी चेकअप के लिए इसको हर 15 मिनट्स बाद अपनी सपोर्ट शिप पर एक सिग्नल भेजना था, क्योंकि टाइटन का ऊपर की दुनिया से कम्युनिकेशन का सिर्फ ये ही जरिया था। इस दिन ये अपना जर्नी शुरू करती है और हर 15 मिनट्स बाद अपनी सपोर्ट शिप को एक सिग्नल भेजती है। इस हिसाब से सब चीज़ प्लान के मुताबिक और परफेक्टली हो रही थी, और इसी तरह अगले 1 घंटे 30 मिनट तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। और कैलकुलेशन के हिसाब से टाइटन टाइटैनिक से सिर्फ थोड़ा ही दूर होती है। लेकिन फिर अचानक 11:15 पर इसका कनेक्शन सपोर्ट शिप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता और ये समझा जाता है कि टाइटन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन शाम 4:30 बजे ये वो टाइम था जिसमें टाइटन को वापसी आना था। वापसी आना तो दूर की बात, लेकिन यहाँ इसका कोई साइन भी नहीं दिखता। कुछ घंटे तक मजीद वेट किया जाता है, लेकिन अब शाम के 7 बज चुके होते हैं और इस वक्त तक इसका कोई नामो निशान नहीं दिखता। ये देखकर अब यहाँ खलबली मचना शुरू हो जाती है और फौरन ही यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है। इसकी थोड़ी देर बाद सर्च ऑपरेशन टीम बनाई जाती है। इस ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट, शिप और रोबोटिक व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ टाइटन को ढूंढना शुरू किया जाता है। सर्च करते करते 1 दिन फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टाइटन का कोई नाम और निशान नहीं दिखाई देता। फिर तीसरे दिन सोनार टेक्नोलॉजी समंदर के अंदर कुछ ज़ोरदार आवाज़ें डिटेक्ट करती है। ये आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई डोर नॉक कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सेम यही आवाज़ें यूएस कोस्ट गार्ड भी सुनती है। फिर चौथे दिन जो टाइटन टाइटैनिक के रेक्स देखने जाती है, उल्टा उसके खुद के रेक्स बन जाते हैं। ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद सबके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये लापता हुई, और उन पैसेंजर्स के साथ फिर क्या हुआ, और जो आवाज़ें सुनी थी आखिर वो किसकी थी। कुछ के ख्याल में टाइटन पर किसी समुद्री क्रिएचर्स ने अटैक किया, और कुछ के ख्याल में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सब हुआ, लेकिन सच्चाई इन सब से बिल्कुल ही अलग थी। ये सारे जवाब जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें, और इन्फॉर्मेशन और रियलिटी से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। कनाडा के आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर इस जगह 3810 मीटर के गहरे पानी में टाइटैनिक शिप्स के रेक्स मौजूद हैं, जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। टाइटैनिक वो शिप हुआ करती थी जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, लेकिन जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था वो अफसोसनाक तौर पर 112 साल पहले डूब गई थी, और वो भी अपनी पहली ही राइड पर। इसी टाइटैनिक शिप को देखने 5 पैसेंजर्स जाते हैं, जिसमें पहला पैसेंजर ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग था, जो एक एडवेंचरर और 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। दूसरा पैसेंजर एक फ्रेंच नेवी कमांडर पॉल हेनरी था। पॉल वो इंसान था जो 37 टाइम्स टाइटैनिक शिप्स के रेक्स देख चुका था। तीसरा और चौथा पैसेंजर पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान थे, और 5वां पैसेंजर स्टॉकटन रश था, और यही वो शख्स था जो इस पूरी ट्रिप चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट का फाउंडर और सीईओ था। ओशियन गेट एक प्राइवेट कंपनी थी जो अमीर लोगों को समंदर की दुनिया दिखाती थी। 2009 के बाद से ये कंपनी तकरीबन 200 से भी ज़्यादा डीप सी टूर करवा चुकी है, जिसमें एजोर्स या बाहामास आइलैंड वगैरह शामिल हैं। स्टार्ट में ओशन गेट के पास 2 सबमर्सिबल्स थी। पहली का नाम एंटीपोड्स था, जो सिर्फ 304 मीटर तक जा सकती थी, और दूसरी का नाम साइक्लोप्स था, जो 500 मीटर तक जाती थी। लेकिन इन दोनों शिप्स का टाइटैनिक तक जाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि टाइटैनिक 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है। समंदर की इतनी गहराई तक जाना एक बहुत ही हार्ड और डेंजरस चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 200 मीटर्स के बाद ट्विलाइट जोन एरिया स्टार्ट होता है। इस लेवल पर सनलाइट की क्वांटिटी सिर्फ थोड़ी होती है। फिर 650 मीटर्स के बाद वो एरिया लगता है जहां अजीब समुद्री क्रिएचर्स होती हैं। ये एक खौफनाक क्रिएचर है और इसी लेवल पर होती है। इसके बाद 1100 मीटर्स पर मिडनाइट जोन स्टार्ट होता है, और ये वो लेवल है जहां सनलाइट का नाम और निशान नहीं होता।
इसकी चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खौफ होता है। इसके बाद 2000 मीटर्स, फिर 3000 और फिर 3800 मीटर्स के बाद वो पॉइंट आता है जहां टाइटैनिक शिप्स 2 टुकड़ों में मौजूद है। समंदर के इस लेवल पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए ओशन गेट ने स्पेशली ख़ास शिप को डिज़ाइन किया और वो थी टाइटन। ये ही वो अकेली सबमर्सिबल थी जो पूरे 4000 मीटर तक जा सकती थी। ये एक मॉडिफाइड गेमिंग कंसोल से कंट्रोल होती थी। जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं यही टाइटन का कंट्रोलर था। 50 टेस्ट के बाद ये सक्सेसफुली पास हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है। पास होने की खुशी में ओशन गेट जुलाई 2021 में टाइटैनिक टूर की ऑफ़र करती है। यहाँ आपको टाइटन की एक और बात बताते चलें, टाइटन एक सबमरीन नहीं थी बल्कि एक सबमर्सिबल थी। सबमरीन और सबमर्सिबल में बहुत फ़र्क होता है। सबमरीन का अपना पावर होता है जिसकी हेल्प से वो खुद ही समंदर में आना जाना कर सकती है, लेकिन सबमर्सिबल इस तरह नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी में जाने से लेकर वापसी आने तक एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत पड़ती है और टाइटन भी इसी तरह एक सबमर्सिबल ही थी। इसके सपोर्ट के लिए पानी के ऊपर ऑलरेडी एक शिप मौजूद थी। इस शिप का नाम पोलर प्रिंस था। सब प्लानिंग परफेक्ट होने के बाद 18 जून 2023 की सुबह 9:30 पर 5 पैसेंजर्स के साथ टाइटन अपना जर्नी स्टार्ट करती है। इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगना था। सेफ्टी चेकअप के लिए हर 15 मिनट बाद टाइटन को अपनी सपोर्ट शिप पर एक सिग्नल भेजना था और इसी तरह हर 15 मिनट के ब्रेक से टाइटन अपनी सपोर्ट शिप को सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट कर रही होती है। लेकिन फिर अचानक 11:15 पर सिग्नल आना रुक जाते हैं। इसके बाद ना तो कोई सिग्नल रिसीव होता है और ना ही कोई कम्युनिकेशन होती है। लेकिन इस बात को इतने सीरियस नहीं लिया जाता और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और फिर शाम हो जाती है। फिर शाम 4:30 पर वो टाइम आता है जिसमें टाइटन को वापसी आना था। वापसी आना तो दूर की बात, लेकिन यहाँ इसका कोई साइन भी नहीं दिखता। कुछ घंटा मजीद वेट किया जाता है, लेकिन शाम के 7 बजे तक टाइटन का कोई नाम और निशान नहीं होता। इसके बाद 7:10 पर फौरी तौर पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद एक हलचल मच जाती है क्योंकि टाइटन में सिर्फ 96 आवर्स का ऑक्सीजन होता है। वैसे तो अक्सर शिप्स में सेफ्टी और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए EPIRB सिस्टम होता है। इसकी मदद से वेसल्स की लोकेशन ट्रैक हो सकती है, लेकिन टाइटन में ऐसा कोई सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। दूसरा बड़ा मसला ये था कि टाइटन को ढूंढने का एरिया 25,000 किलोमीटर जितना बड़ा था। ये एरिया इतना बड़ा है कि जिसमें कतर जैसे कंट्रीज़ को 2 दफ़ा बनाया जा सकता है। इमेजिन करें 2 कतर जितने बड़े एरिया में एक छोटी सी वैन को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इसी तरह ये भी इतना ही मुश्किल था। इसके अलावा अगर टाइटन सेफ भी हो तो इसको इतने बड़े समंदर में सिर्फ 96 आवर्स में ढूंढना था। ज़रा भी देर होने से पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी से मर सकते हैं। इस वजह से 96 आवर्स के टाइम फ्रेम को देखते हुए फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। रिसर्चर्स टीम अपनी जान दांव पर लगाकर टाइटन को ढूंढना शुरू करती है, जिसमें 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट ये ऑपरेशन शुरू करते हैं। इसके साथ अंडर वाटर सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है। एयरक्राफ्ट के साथ 3 शिप समंदर की सरफेस पर सर्च करती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इन शिप की क्वांटिटी भी बढ़ा दी जाती है। इसके साथ फिर ROV व्हीकल्स को पानी के अंदर भेजा जाता है। फिर 3 दिन के हार्ड सर्च ऑपरेशन के बाद एक एयरक्राफ्ट की सोनार टेक्नोलॉजी अचानक कुछ ज़ोरदार आवाज़ें सुनती है। ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई डोर नॉक कर रहा हो। फिर सेम यही आवाज़ें यूएस कोस्ट गार्ड ने भी सुनी। इसके बाद 22 जून को फाइनली ROV व्हीकल्स ने समंदर में कुछ रैक्स देखे। ये रैक्स टाइटैनिक शिप से 490 मीटर दूर होते हैं और वो रैक्स टाइटन ही के थे। ये रैक्स देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल बदकिस्मती से तबाह हो गई। जो पैसेंजर इसके अंदर थे वो भी अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। उस दिन यूएस कोस्ट गार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताती है कि उन्होंने जो आवाज़ें सुनी थी उसका टाइटन से कोई लिंक नहीं होता और टाइटन समंदर के हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोजन का शिकार हो जाती है। इस इम्प्लोजन में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा होगा। जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे थे वो पलक झपकते ही मारे गए होंगे और ये सब इतनी स्पीड से हुआ होगा कि उन्हें पता भी नहीं चला होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि टाइटन के इम्प्लोजन होने की आखिर वजह क्या थी, जबकि टाइटन को जितना ज़्यादा देखभाल कर बनाया गया था उस हिसाब से इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि टाइटन को कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जबकि सबमरीन और सबमर्सिबल स्टील, टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनी होती हैं।
लेकिन टाइटन को कार्बन फाइबर से बनाया गया और ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था जिसको आज से पहले किसी ने भी इतनी गहराई में टेस्ट नहीं किया, और ना ही कार्बन फाइबर इस लेवल के लिए क्वालिफाइड मेटल है। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन कई दफ़ा समंदर की गहराई में जा चुके हैं, लेकिन जिस सबमरीन में वो गए वो टाइटेनियम और स्टील से बनी हुई थी। इस बात पर जेम्स ने टाइटन पर कार्बन फाइबर यूज़ होने की वजह से ओशन गेट को क्रिटिसाइज भी किया। जेम्स के मुताबिक टाइटन को बनाने में सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, और जेम्स का ऐसा कहना गलत नहीं था, क्योंकि ओशन गेट के CEO स्टोक्टन रश अपने ओल्ड इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा सेफ्टी को यूज़लेस कह चुके हैं। उनके ख्याल में सेफ्टी पर इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए, और ये बात वो अपने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा कह चुके हैं। लास्ट ईयर एक और इंटरव्यू में स्टोक्टन ने सेफ्टी को प्योर वेस्ट कहा। मज़ीद ये भी कहा कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप ना तो बेड से उठें और ना ही कार में बैठें और कुछ भी ना करें। At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टाइटन को बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। रूल्स के मुताबिक कार्बन फाइबर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन टाइटन को बनाने के लिए उन्होंने कार्बन फाइबर ही को यूज़ किया। You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. स्टोक्टन रश जानता था कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जनवरी 2018 में ओशन गेट के एम्प्लॉय डेविड लोस्टिच ने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई दफ़ा कंपनी को कहा, लेकिन जब ओशन गेट ने इसको सीरियस नहीं लिया तो डेविड टाइटन की वीकनेस पर एक रिपोर्ट बना रहा था। लेकिन ये बात जब स्टोक्टन को पता चली तो उसने डेविड को कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद 27 मार्च 2018 को 36 लोगों ने ओशन गेट के CEO को वार्निंग लेटर लिखे, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशनोग्राफर्स और बाकी लोग थे। इस लेटर में उन्होंने भी कहा था कि स्टील की जगह कार्बन फाइबर यूज़ करने और सेफ्टी को इग्नोर करने की वजह से एक खौफनाक एक्सीडेंट हो सकता है। मार्च 2018 को एक और डीप सी एक्सप्लोरर ने सेफ्टी के बारे में ओशन गेट के मालिक को ईमेल भेजी और ये भी कहा कि वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करने पर आखिर में वही सब हुआ जिसका स्टोक्टन को छोड़कर बाकी सबको डर था। स्टोक्टन के साथ वो लोग भी जान की बाजी खो गए जो मासूम थे। जैसे टाइटैनिक शिप के क्रिएटर का ये बिलीफ था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, इसी तरह टाइटन के क्रिएटर स्टोक्टन रश पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी टाइटन को अनसिंकेबल कहा था। लेकिन जैसे टाइटैनिक के क्रिएटर थॉमस एंड्रयू अपनी ही इन्वेंशन की वजह से और पहले ही राइड पर मारा गया, इसी तरह टाइटन के क्रिएटर भी अपनी खुद की इन्वेंशन की वजह से पहले ही राइड पर मारा गया। उम्मीद है इस वीडियो से आप सब कुछ जान चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।